जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर नए ऊर्जा के साथ। और मुझे विश्वास है कि आप लोग भी ऊर्जावान होंगे। हम लोग आज चर्चा करेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सन 2023 के जो अध्याय 29 है, निर्णय से संबंधित टॉपिक पे। अब इसमें जो पुराना भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 था, वो अध्याय 27 में था निर्णय के संबंध में, और धारा 353 से स्टार्ट था। यहाँ धारा 392 से स्टार्ट है। हम लोग धारा 395, 396, 397 इसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे और चर्चा करेंगे। चूँकि वीडियो जो काम का होता है उसी का मैं कोशिश करता हूँ बनाऊँ। बाकी तो बेयर एक्ट पढ़ा हुआ है, आप पूरा बेयर एक्ट पढ़िए, सभी काम का चीज़ है। लेकिन प्रैक्टिकल में और ख़ासकर कंपटीशन में जो क्वेश्चन आते हैं तो मैं उन सब धाराओं को टच करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपकी पहुँच वहाँ तक बन सके। देखिए, जो पुरानी धारा 357 था वो धारा 395 में है, आर्डर टू पे कंपनसेशन। जब कोई जजमेंट वगैरह होता है तो उसी में एक जो ये अध्याय भी है जजमेंट से ही संबंधित है, तो उसमें एक कंपनसेशन की बात आती है। न्यायालय जो है निर्णय देते समय कंपनसेशन भी दिलाता है पीड़ित को, और कभी कभी पीड़ित का पहचान होता है, कभी कभी पीड़ित का पहचान नहीं होता है। साथ में राज्य सरकार को भी यह व्यवस्था दी गई है आगे धारा 396 में, जो कि धारा 357 क में था कि पीड़ित को प्रतिकर योजना के तहत जो है राज्य सरकार या जो है केंद्र सरकार विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से देता था। तो उस चीज़ को हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो धारा 395 में क्या कहा गया इसको देखा जाए, फिर धारा 396 लगातार जितने भी धाराएं हैं कंपनसेशन से उसको हम लोग देखेंगे। तो धारा 395 में उपधारा 1 कह रहा है कि व्हेन ए कोर्ट इम्पोज ए सेंटेंस ऑफ फाइन आर ए सेंटेंस इंक्लूडिंग ए सेंटेंस ऑफ डेथ ऑफ विच फाइन फॉर्म्स ए पार्ट द कोर्ट में व्हेन पासिंग जजमेंट ऑर्डर द होल आर एनी पार्ट ऑफ द फाइन रिकवर टू बी अप्लाइड। कह रहा है कि जब कोई न्यायालय जुर्माने का दंडादेश देता है या कोई ऐसा दंडादेश जिसके अंतर्गत मृत्यु दंडादेश भी है देता है, जिसका भाग जुर्माना भी है, तब निर्णय देते समय वह न्यायालय आदेश दे सकता है कि वसूल किए गए सब जुर्माने या उसके किसी भाग का उपयोजन किसमें किया जाएगा, इन डिफरेइंग द एक्सपेंसेज प्रॉपरली इनकर्ड इन ए प्रोसिक्यूशन। अभियोजन में उचित रूप से उपगत व्ययों को चुकाने में किया जाएगा। मतलब जो आदेश दिया जाएगा जुर्माना के रूप में, तो उस जुर्माने का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाएगा ये आदेश में लिख सकता है। तो पहला तो ये कर सकता है कि अभियोजन में उचित रूप से उपगत व्ययों को चुकाने में किया जाए। दूसरा कर रहा है कि इन द पेमेंट टू एनी पर्सन ऑफ कंपनसेशन फॉर एनी लॉस आर इंजरी काज बाय द ऑफेंस व्हेन कंपनसेशन इज in the opinion of the court recoverable by such person in a civil court। दूसरा कह रहा है कि किसी व्यक्ति को उस अपराध हुई किसी हानि या क्षति का प्रतिकर देने में किया जाए यदि न्यायालय की राय में ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रतिकर सिविल न्यायालय में वसूल किया जा सकता है। तो तीसरा कह रहा है कि व्हेन एनी पर्सन इज कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस फॉर हैविंग काज्ड द डेथ ऑफ अनदर पर्सन आर ऑफ हैविंग अबेटेड the commission of such an offence in paying compensation to the person who are under the Fatal Accident Act 1855 entitled to recover damages for the person sentenced for the loss resulting to them from such death। ये करे कि उस दशा में जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के या ऐसे अपराध के किए जाने को दुष्प्रेरण करने के लिए दोषसिद्ध किया जाता है, उन व्यक्तियों को जो ऐसे मृत्यु से अपने को हानि के लिए दंडाधीश व्यक्ति से नुकसानी वसूल करने के लिए घातक दुर्घटना अधिनियम के अधीन हकदार है,
प्रतिकर देने में किया जाए। मतलब किसी व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, घातक दुर्घटना अधिनियम के तहत कोई कंपनसेशन प्राप्त करने का हकदार है और उस नेचर में किसी का डेथ हुआ है, तो सजा करते समय, कन्विक्टेड करते समय न्यायालय इस बात को आदेश में जिक्र कर सकता है कि जो कंपनसेशन है, जो जुर्माना है, वो कहाँ उपयोग कर दिया जाए, उस विक्टिम को दिया जाए जो उसके लिए हकदार है। चौथा करा डी, वेन एनी पर्सन इज कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस विच इंक्लूड्स थेफ्ट, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, criminal breach of trust, or cheating, or of having dishonestly received or retained, or of having voluntarily assisted in disposing of stolen property knowing or having reason to believe the same to be stolen, in compensating any bona fide purchaser of such property for the loss of the same if such property is restored to the possession of the person entitled thereto। मान लीजिए उपरोक्त जो अपराध बताए गए हैं उससे प्राप्त कोई संपत्ति बोनाफाइड तरीके से खरीद लेता है और सज़ा होने पर पता चलता है कि उसको वापस करना पड़ा, तो भाई उसके लिए क्या रेमेडी है। तब कह रहे कि ऐसी संपत्ति उसके हकदार व्यक्ति के कब्जे में लौटा दी जाने की दशा में उसकी हानि के लिए प्रतिकर देने में किया जाएगा। मतलब भाई जो उसका मेन ओनर था वो इंटाइटल था उस संपत्ति को प्राप्त करने के लिए, जो उसको चुरा लिया गया या क्रिमिनल मिसप्रोप्रिएशन में या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में या चीटिंग के दौरान उस संपत्ति को डिसऑनेस्टली जो है रिसीव कर लिया गया है, तो उस कंडीशन में उस प्रॉपर्टी को जिसका मालिक था उसको वापस किया गया, तो जो व्यक्ति बोनाफाइड तरीके से प्राप्त किया उसको क्या मिलेगा। तो यही कह रहा है कि जुर्माने का उपयोजन उसको रिहेबिलिटेशन के लिए, मतलब रिस्टोर करने के लिए उसको उपयोग में लाया जाएगा, या तो ये आदेश कर सकता है। अब उपधारा 2 कह रहा है कि इफ़ द फाइन इज इम्पोज इन ए केस विच इज सब्जेक्ट टू अपील, नो सच पेमेंट शैल बी मेड बिफोर द पीरियड अलाउड फॉर presenting the appeal has elapsed, or if an appeal be presented before the decision of the appeal। यदि जुर्माना ऐसे मामले में किया जाता है जो अपीलनीय है, तो ऐसा कोई संदाय अपील उपस्थित करने के लिए अनुज्ञात अवधि के बीत जाने से पहले या यदि अपील उपस्थित की जाती है तो उसके विनिश्चय के पूर्व नहीं किया जाएगा। कारण उसकी यह है कि कहीं हो सकता है अपील में मामला उलट जाए और वह व्यक्ति जुर्माना पा गया है तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा, फिर से उसको वापस करना पड़ेगा। उपधारा 3 कह रहा है कि वेन द कोर्ट imposes a sentence of which fine does not form a part, the court may, when passing judgment, order the accused person to pay by way of compensation such amount as may be specified in the order to the persons who has suffered any loss or injury by reason of the act for which the accused person has been so sentenced। उपधारा 3 कह रहा है, जैसे उपधारा 2 के पहले तक बात ये थी कि जब कोई जजमेंट किया जाता है और जुर्माना उसका एक पार्ट होता है तो उस कंडीशन में जुर्माने का उपयोजन कैसे होगा। उपधारा 3 एक नया तरीके के बात कह रहा है कि सेंटेंस में जुर्माना का तो भाग नहीं है, जुर्माना जो है सेंटेंस का भाग नहीं है, तब न्यायालय निर्णय पारित करते समय अभियुक्त व्यक्ति को यह आदेश दे सकता है कि उस कार्य के कारण जिसके लिए उसे ऐसा दंडादेश दिया गया है, जिस व्यक्ति को कोई हानि या क्षति उठानी पड़ी है, उसे वह प्रतिकर के रूप में इतनी रकम दे जितनी आदेश में निर्दिष्ट करे। मतलब ये जो दंडादेश होगा उसको ये जुर्माना पार्ट के रूप में नहीं होगा, वो एक अलग से उसको आदेश दिया जाएगा कि पीड़ित व्यक्ति को दिया जाए। चौथा उपधारा कह रहा है कि एन आर्डर अंडर दिस सेक्शन में आल्सो बी मेड बाय एन अपीलेट कोर्ट or by the High Court or Court of Session when exercising its power of revision। यदि कोई रिविजनल पावर का इस्तेमाल कर रहा है कोई भी कोर्ट, चाहे हाई कोर्ट हो, सेशन कोर्ट हो, चाहे कोई अपीलेट कोर्ट हो, तो ये कह रहा है कि उस न्यायालय द्वारा भी इस प्रकार का आदेश दिया जा सकता है। उसके बाद उपधारा 5 कह रहा है कि एट द टाइम ऑफ अवार्डिंग कंपनसेशन इन एनी सब्सिक्वेंट सिविल सूट रिलेटिंग टू द सेम मैटर द कोर्ट शैल टेक इनटू अकाउंट एनी सम पेड आर रिकवर्ड एज कंपनसेशन अंडर दिस सेक्शन।
उसी मामले में संबंधित किसी पश्चातवर्ती सिविल वाद में प्रतिकर निर्णित करते समय न्यायालय ऐसी किसी राशि को जो इस धारा के अधीन प्रतिकर के रूप में दी गई है वसूल की गई है हिसाब में लेगा। मतलब ऐसा नहीं कि एक ही मामले में दो जगह उसको दिया जाएगा। ऐसे जैसे 10 रुपया का किसी सिविल मामले में दिया गया या यहाँ दिया जा रहा है तो दोनों को देखा जाएगा। अगर 10 रुपया का ही आदेश हुआ है और 10 रुपया का वहाँ आदेश में दिया जा रहा है तो वो बराबर हो जाएगा। यदि मान लीजिए 10 रुपया का वहाँ दिया गया और 12 रुपया का यहाँ किया गया तो 2 रुपया और उसको देना पड़ेगा। इसका कहने का मतलब ये है। अब विक्टिम कंपनसेशन स्कीम धारा 396 में है। वहाँ पर जो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 था वहाँ 357 का जो है अमेंडमेंट करके लाया गया था, जो सन 2009 में अमेंड करके उसको रखा गया था। यहाँ पर इसको डायरेक्ट सेक्शन में प्रोवाइड कर दिया गया धारा 396 में। ये कह रहा है कि एवरी स्टेट गवर्नमेंट इन कोऑर्डिनेशन विथ द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल प्रिपेयर ए स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग फंड्स फॉर द पर्पज ऑफ कंपनसेशन टू द विक्टिम और हिज डिपेंड्स who have suffered loss or injury as a result of the crime and who require rehabilitation। देखिए, जो पूर्व के धारा 395 हम लोग पढ़े हैं उसके अलावा अतिरिक्त व्यवस्था ये नया जोड़ा गया है कि किसी विक्टिम को रिहैबिलिटेशन के लिए अगर जो कंपनसेशन की ज़रूरत है तो उसके लिए क्या होगा। तो ये कह रहा है कि प्रत्येक राज्य सरकार केंद्रीय सरकार के समन्वय से, ये कह रहा है कि कोऑर्डिनेशन की बात कर रहा है, समन्वय से पीड़ित या उसके आश्रितों को जिनको अपराध के परिणाम स्वरूप हानि या क्षति पहुंची है तथा जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता है को प्रतिकर प्रदान करने के प्रयोजन के लिए योजना तैयार करेगी। अब उपधारा 2 क्या कह रहा है। व्हेन एवर ए रिकमेंडेशन इज मेड बाय द कोर्ट फॉर कंपनसेशन द डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी और द स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी as the case may be shall decide the quantum of compensation to be awarded under the scheme referred to in subsection 1। अब ये कह रहा है कि जब कभी न्यायालय को भी प्रतिकर देने का मन कर रहा है, लेकिन देखिए धारा 395 न्यायालय को खुद पावर था, लेकिन यहाँ पे न्यायालय को पावर की बात नहीं कर रहा है, वो रिकमेंडेशन की बात कर रहा है कि जब कभी न्यायालय रिकमेंडेशन करना चाहे, सिफारिश करना चाहे तो यथास्थिति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को उपधारा 1 में निर्दिष्ट योजना के अधीन अधिनिर्णित किए जाने वाले प्रतिकर की मात्रा का विनिश्चय करेगा। मतलब वो रिकमेंडेशन करेगा कि भैया फलाने व्यक्ति को जो विक्टिम है इसको जो है 20 लाख 30 लाख देना उचित होगा और उस पर जो निर्णय जो है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी या स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी जो भी निर्णय लेना चाहे लेगी। अब इसके बाद कह रहा है तीसरा उपधारा कि इफ़ द ट्रायल कोर्ट एट द कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल, एक तो ये जो उपधारा 2 बता रहा है ये कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल की बात नहीं कर रहा है, बीच की बात कर रहा है। तुरंत जैसे किसी के ऊपर एसिड अटैक वगैरह हो गया तो क्या किया जाएगा, तो उस कंडीशन की बात कर रहा है कि तुरंत रिहेबिलिटेशन की बात। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है उपधारा 3 में कि इफ़ द ट्रायल कोर्ट at the conclusion of the trial is satisfied that the compensation awarded under section 395 is not adequate for such rehabilitation। जो 395 में ऑर्डर किया जा रहा है वो एडक्वेट नहीं है, पर्याप्त नहीं है रिहेबिलिटेशन के लिए। आर वेयर द केसेज इंड इन एक्विटल आर डिस्चार्ज एंड द विक्टिम हैज टू बी रिहेबिलिटेड, हो सकता है कि उस मामले में एक्विटल कर दिया जाए या डिस्चार्ज कर दिया जाए, लेकिन विक्टिम का रिहेबिलिटेशन ज़रूरी है। इट मे मेक रिकमेंडेशन फॉर कंपनसेशन, तो उस कंडीशन में भी रिकमेंडेशन कर देगा वो कंपनसेशन के लिए। चौथा कह रहा है कि वेयर द ऑफेंडर, अब देखिए यहाँ पे आप लोग को पता नहीं समझ में आया कि नहीं बात, यहाँ पे 2 बातें कह रहा है। एक तो कह रहा है कि कंक्लूजन के पश्चात जैसे कन्विक्टेड किया गया और कन्विक्शन के बाद जो धारा 395 में बता रहा है कि अवार्ड किया जाएगा वो एडक्वेट नहीं है, माने पर्याप्त नहीं है रिहेबिलिटेशन के लिए। तब और अथवा दोनों की बात कर रहे हैं, हो सकता है उस मामले में अभियुक्त को डिस्चार्ज कर दिया गया या एक्विटल कर दिया गया, लेकिन
विक्टिम को जो है रिहेबिलिटेशन करना ज़रूरी है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तभी रिकमेंडेशन करेगा फॉर कंपनसेशन के लिए। अब उपधारा 4 करे कि वेयर द अफेंडर इज नॉट ट्रेस्ड आर आइडेंटिफाइड। अब चौथा जो उपधारा एक कदम और आगे बढ़ के कह रहा है, किसी के साथ कोई घटना तो हो गई है, लेकिन जो अफेंडर है, अपराधी है, वो ट्रेस नहीं हो पा रहा है या उसका आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है। बट द विक्टिम इज आइडेंटिफाई, विक्टिम की पहचान हो गई कि भैया एक कोई महिला है, उसके ऊपर एसिड अटैक हुआ, लेकिन किसने किया वो ट्रेस नहीं हो पा रहा है या आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है। एंड वेयर नो ट्रायल टेक्स प्लेस द विक्टिम आर हिज डिपेंड्स मे मेक एन अप्लीकेशन टू द स्टेट आर द डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी फॉर अवार्ड ऑफ कंपनसेशन। तब क्या होगा, उपधारा 4 में विक्टिम स्वयं अथवा उसका जो जिस पे वो डिपेंड है वो अप्लीकेशन उसको क्या करेगा कि रिहेबिलिटेशन के लिए, कंपनसेशन के लिए डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में या अथवा स्टेट जो है लीगल सर्विस अथॉरिटी में एप्लीकेशन देगा। उसके बाद उपधारा 5 कह रहा है कि ऑन रिसिप्ट ऑफ सच रिकमेंडेशन आर ऑन द एप्लीकेशन अंडर सब सेक्शन 4, मतलब या तो न्यायालय द्वारा रिकमेंडेशन किया गया हो या जो है खुद विक्टिम द्वारा एप्लीकेशन दिया गया हो। उपधारा 4 में द स्टेट आर द डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, दोनों कंडीशन में, चाहे स्टेट के यहाँ दिया गया हो या लीगल सर्विस अथॉरिटी, सेल, यहाँ सेल का है कि यानी कि मैंडेटरी है, किया जाएगा आफ्टर ड्यू इंक्वायरी, जो इंक्वायरी है उसको करने के पश्चात, अवार्ड एडक्वेट कंपनसेशन बाय कंप्लीटिंग द इंक्वायरी विद इन 2 मंथ, 2 महीने के भीतर इंक्वायरी कंप्लीट करके उसको पर्याप्त कंपनसेशन दिया जाएगा। उपधारा 6 कह रहा है कि द स्टेट आर द डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी एज द केस मे बी टू एलिविएट द सफरिंग ऑफ द विक्टिम मे ऑर्डर फॉर इमीडिएट फर्स्ट एड फैसिलिटी और मेडिकल बेनिफिट्स टू बी मेड अवेलेबल फ्री ऑफ कास्ट ऑन द सर्टिफिकेट of the police officer not below the rank of the officer in charge of the police station or a magistrate of the area concerned or any other interim relief as the appropriate authority deems fit। अब ये कह रहा है कि कोई ऐसा यथास्थिति राज्य या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पीड़ित सेवा प्राधिकरण पीड़ित की यातना को कम करने के लिए तुरंत प्राथमिक चिकित्सा सुविधा या चिकित्सीय लाभ के लिए आदेश कर सकता है, जो थाने के भारसाधक अधिकारी से अनिम्न श्रेणी के पुलिस अधिकारी या संबंधित क्षेत्र के मजिस्ट्रेट के प्रमाण पत्र पर मुक्त उपलब्ध कराई जाएगी या कोई अंतरिम अंतोष जो समुचित प्राधिकरण उचित समझता है। मतलब इसके कहने का ये है कि तुरंत कोई व्यवस्था यदि ज़रूरी है तो जो एसआई रैंक से ऊपर का है या मजिस्ट्रेट जो उसका स्थानीय मजिस्ट्रेट है उसके द्वारा कोई ऐसा अपेक्षा की जाती है तो तुरंत उसको अंतरिम इंटरिम मतलब उपचार दिया जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कास्ट रिलीफ दी जाएगी। अब इसके बाद से जो धारा 357 ख था उसके जगह पे एक नया जो है अधिनियम जोड़ा गया है, अरे सारी उपधारा 7 जोड़ा गया है। द कंपनसेशन पेबल by the state government under this section shall be in addition to the payment of fine to the victim under section 65, section 70 and subsection 1 of the section 124 of the भारतीय न्याय संहिता 2023। ये कह रहा है कि ये जो धारा उपधारा जो ऊपर दिया गया है कि अधीन जो है राज्य सरकार द्वारा संदेह प्रतिकल भारतीय न्याय संहिता की जो धारा 65 है या धारा 70 है या धारा 124 का उपधारा 1 है, उसमें आने वाले अपराध के पीड़ित को तुरंत निःशुल्क प्राथमिक जुर्माना जो दिया जाएगा वो संदाय करने के अतिरिक्त होगा। मतलब जो जुर्माना वहाँ पे दिया जा रहा है वह जुर्माना इसके मतलब एक्स्ट्रा में होगा। ऐसा नहीं कि अगर जो उसको जुर्माना दे दिया गया तो ये रिहेबिलिटेशन को उसी में ऐड किया जाएगा। ये अतिरिक्त की बात करें कि अगर इस धारा में कोई अपराध होता है तो। अब जो उपधारा 7 है ये इक्वावेलेंट 357 कैपिटल बी के
जो पूर्व के धारा जो थे भारतीय दंड संहिता 1973 के, उसके इक्वावेलेंट है। अब ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम जो है ये भी धारा 357 ग के इक्वावेलेंट है। इसमें धारा बढ़ा दिया गया है, प्रोसीजर सब वही है। ऑल हॉस्पिटल्स पब्लिक्स आर प्राइवेट वेदर रन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट, लोकल bodies or any other person shall immediately provide the first aid or medical treatment free of cost to the victim of any offence covered under section 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71 or subsection 1 of the 124 of the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 or under section 4, 6, 8 or section 10 of the Protection of Children from Sexual Offence Act 2012 यानी कि पॉक्सो एक्ट के तहत, एंड सेल इमीडिएटली इन्फॉर्म द पुलिस ऑफ सच इंसिडेंट। इन सब मामलों में जो धाराओं में कोई अपराध होता है तो उसका फ्री ऑफ कास्ट जो है, जो भी हॉस्पिटल है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन रन कर रहा हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई अस्पताल हो, फ्री ऑफ कास्ट इलाज किया जाएगा और उसकी सूचना जो है तत्काल में पुलिस को दी जाएगी। अब इसके बाद से एक और धारा है कंपनसेशन के बारे में। विटनेसेस प्रोटेक्शन स्कीम है, इसको अलग से लगाया गया है। जो धारा आईपीसी के 166 बी में दिया गया था वो यहाँ पे ये कह रहा है कि एवरी स्टेट गवर्नमेंट सेल प्रिपेयर एंड नोटिफाई ए विटनेसेस प्रोटेक्शन स्कीम फॉर द स्टेट विथ ए व्यू टू इंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ द विटनेसेस। ये विटनेसेस के बारे में बताता है कि उसको जो है प्रोटेक्शन दिया जाएगा। ये धारा नया इसमें जोड़ा गया है। अब इसके बाद से कंपनसेशन टू पर्सन्स ग्राउंडलेसली अरेस्ट। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको निराधार गिरफ्तार करवाया गया है तो उसको भी प्रतिकर दिलाने की बात धारा 399 में कर रहा है, जो कि वहाँ पे धारा 358 में कहा गया था। भारतीय दंड संहिता सन 1973 के धारा 358 में कहा गया था, वो धारा 399 में यहाँ पे बताया गया भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम सन 2023 में। इसका उपधारा 1 कह रहा है कि वेन एवर एनी पर्सन काज ए पुलिस ऑफिसर टू अरेस्ट अनदर पर्सन if it appear to the magistrate by whom the case is heard that there was no sufficient ground for causing such arrest, the magistrate may award such compensation not exceeding 1,000 rupees to be paid by the person so causing the arrest to the person so arrested for his loss of time and expenses in the matter as the magistrate thinks fit। जब कभी कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को पुलिस अधिकारी से गिरफ्तार कराता है, तब यदि उस मजिस्ट्रेट को जिसके द्वारा वह मामला सुना जाना है या प्रतीत होता है कि ऐसा गिरफ्तारी कराने के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं था, तो वह मजिस्ट्रेट निर्णय दे सकता है कि ऐसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को इस संबंध में उसके समय की हानि और व्यय के लिए 1,000 रुपया से अनधिक इतना प्रतिकर जितना मजिस्ट्रेट ठीक समझे गिरफ्तार कराने वाले व्यक्ति द्वारा दिया जाए। उपधारा 2 कह रहा है कि इन सच केसेज इफ मोर पर्सन देन वन आर अरेस्टेड द मजिस्ट्रेट में इन लाइक मैनर अवार्ड टू ईच ऑफ देम सच कंपनसेशन नॉट एक्सीडिंग 1,000 रुपीज एज सच मजिस्ट्रेट थिंक्स फिट। ऐसा मामला है जिसमें एक से अधिक व्यक्ति गिरफ्तार किए जाते हैं तो मजिस्ट्रेट उनमें से प्रत्येक के लिए उसी रीति से 1,000 रुपये से अनधिक उतना प्रतिकर निर्धारित कर सकेगा जितना ऐसा मजिस्ट्रेट ठीक समझे। मतलब ऐसा नहीं कि कई व्यक्ति हैं तो 1,000 दिया जाएगा, उसी में से सब 100 रुपया बांटेंगे। अगर जो अलग अलग हैं तो सबके लिए कह रहा है कि 1,000 से अनधिक का वो कंपनसेशन दिलाने के लिए आदेश कर सकता है। उपधारा 3 कह रहा है कि ऑल कंपनसेशन अवार्डेड अंडर दिस सेक्शन में बी रिकवर्ड एज इफ इट वर ए फाइन and if it cannot be so recovered, the person by whom it is payable shall be sentenced into simple imprisonment for such term not exceeding 30 days
एज द मजिस्ट्रेट डायरेक्ट्स अनलेस सच सम इज सूनर पेड। अगर जो कोई इसमें लापरवाही करता है, नहीं देता है, तो उसको 30 दिन तक का कारावास किया जा सकता है, जो सादा कारावास तक का होगा, और जब तक कि वह व्यक्ति दे न दे तब तक वो 30 दिन तक गिरफ्तार रहेगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा धारा 395 से लेकर के धारा 399 तक कंपनसेटरी प्रोविज़न के बारे में कि क्या व्यवस्था है। मुझे विश्वास है कि आप लोग को मेरी बात ज़रूर समझ में आई होगी। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ विराम देना चाहता हूँ। अन्य वीडियो में मैं अन्य टॉपिक के साथ उपलब्ध रहूँगा। मेरा निवेदन है कि अभी तक आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लें, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि मैं ऐसे ही जब कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको सूचना तुरंत मिल जाए। अन्य लोगों को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें। नया एक्ट है, सबको जानकारी करनी चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।